हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कृषि किस चीज़ पर आधारित होती है, तो वो हम आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि, जैसे कि अगर आप सभी को पता हो तो हमारा जो भारत है वो भी एक कृषि प्रधान देश है। जिस प्रकार हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश भी एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। मध्य प्रदेश भी एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश में कृषि। फसलों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर मृदा की खेती के लिए तैयार करने की कला, विज्ञान या अभ्यास को कृषि कहते हैं। फसलों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर मृदा की खेती के लिए तैयार करने की जो कला है, विज्ञान या अभ्यास को कृषि कहते हैं। कृषि पशुपालन कुछ शाकाहारी पशुओं को पालने की क्रिया से भिन्न है। कई सालों पहले जब हम विकसित नहीं थे, जब हम नहीं जानते थे कई चीज़ों को, कई सालों पहले हम बात करें तो कृषि को, फसलों को विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर मृदा की खेती को तैयार किया जाता है। विज्ञान अभ्यास इसे बोलते हैं। फसलों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर मृदा की खेती के लिए तैयार करना क्या कहलाता है? हम क्या करते हैं? फसलों को तैयार करते हैं, है ना। तो मृदा को तैयार करने के लिए क्या कहलाता है? कृषि। हम बीज ऐसे ही नहीं डालते हैं, हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं। किसको? जमीन को तैयार करते हैं। जमीन को तैयार करते हैं तो कृषि तैयार होती है। कृषि पशुपालन कुछ शाकाहारी पशुओं को पालने की क्रिया से भिन्न है। आपको पता होगा, पशुपालन को भी हमारे यहाँ पर कृषि का दर्जा दे दिया गया है। पशुपालन को भी हमारे यहाँ पर कृषि का दर्जा दे दिया गया है। आगे देखते हैं। भूगोलवेत्ता, जियोग्राफर, कृषि के अंतर्गत फसलों की कृषि तथा पशुपालन, पशुचारण दोनों को ही सम्मिलित करते हैं। कृषि के अंतर्गत फसलों की कृषि तथा पशुपालन और पशुचारण दोनों को ही सम्मिलित करते हैं। कृषि समस्त आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है। यह मानव का प्रधान प्राथमिक व्यवसाय होने के साथ ही विनिर्माण उद्योग की आधारशिला भी है, क्योंकि इससे अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है। कृषि समस्त आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है, ये सभी को पता होगा। यह मानव का प्रधान प्राथमिक व्यवसाय होने के साथ ही विनिर्माण उद्योग की आधारशिला भी है, क्योंकि इससे अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं। कृषि हेतु महत्वपूर्ण भौतिक कारक। कृषि के भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? पहली है जलवायु, दूसरी है हमारी मृदा और तीसरी है स्थिराकृति। कृषि के लिए भौतिक कारक कौन कौन से हैं? क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु के अंदर आती है तापमान, पवने और वर्षा। जलवायु के अंदर आती है तापमान, पवने और साथ में वर्षा। दूसरा है मृदा का प्रकार और उर्वरता। मृदा में आती है। और तीसरी है स्थलाकृति में समुद्र तल से ऊंचाई, अभिमुखता और ढाल प्रवणता। समुद्र तल से ऊंचाई, प्रमुख अभिमुखता, ढाल प्रवणता। जलवायु कहें तो जलवायु में अगर कहें कि जलवायु, तापमान, वर्षा और पवने कैसी हैं, अगर कहें कि तापमान, पवने और वर्षा कैसी है। तापमान बहुत ज़्यादा तेज है तो फसलें कैसी होंगी? तापमान बहुत ठंडा है तो कैसी होंगी? पवने तेज चलती हैं, धीमी चलती हैं, ठीक है, तो पवने कैसी, तो फसलें कैसी होंगी? और वर्षा कितनी है, वर्षा का सेंटीमीटर कितना है? तो इट्स डिपेंड ऑन द वर्षा, पवन एंड तापमान। यानी कि अपनी जो भी वर्षा हो रही है, तापमान, इनको मिला के जलवायु बनती है और इसी जलवायु के आधार पर हमारी कृषि होती है। सेकंड है मृदा के प्रकार और उर्वरता। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी, काली मिट्टी लगभग अच्छी फसलें हो जाती हैं सभी, लेकिन कुछ फसलें जो काली मिट्टी में भी नहीं होती, उनके लिए पीली मिट्टी चाहिए या रेतीली मिट्टी चाहिए। मिट्टी की
उर्वरता या मृदा का प्रकार, जैसे कि धान की जो फसल है वो भी काली मिट्टी में कम हो पाती है, लेकिन उसके लिए रेतीली भुरभुरी मिट्टी मिलेगी तो हो जाएगी। और हमारे यहाँ गेहूं की फसल है, कपास की फसल है, वो काली मिट्टी में ज़्यादा होती है। तो मृदा का प्रकार कैसा है, इसके प्रकार से फसलों का चुनाव करना। उर्वरता कैसी है, उर्वरता में भी हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फेट जो फास्फोरस के रूप में है, यूरिया आदि जो कंटेंट होते हैं, इनकी कितनी उपलब्धता है। अब देखते हैं स्थलाकृति, समुद्र तल से ऊंचाई, ढाल प्रवणता और अभिमुखता। अभिमुखता, ढाल प्रवणता हम देखें तो किस तरफ आपके पानी का बहाव है भी कि नहीं है, पानी में रुकावट है या बह जाता है, पानी रुकता है तो अलग प्रकार की खेती होती है। और पानी का जो धराव ज़्यादा है या कम है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, वो भी मायने रखता है। स्थलाकृति में समुद्र तल से ऊंचाई, अभिमुखता और ढाल प्रवणता। देखते हैं जलवायु। जलवायु देख लेते हैं। जलवायु पौधों के विकास के लिए उचित तापमान एवं वर्षा की मात्रा आवश्यक है। जलवायु में पौधों के विकास के लिए उचित तापमान एवं वर्षा की मात्रा आवश्यक है। तापमान भी उचित होना चाहिए और वर्षा की मात्रा भी उचित होनी चाहिए। अधिकांश पौधों के लिए उगने से पूर्व 5-7 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। अधिकांश पौधों के लिए उगने से पूर्व 5-7 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। कुछ फसलों के लिए पाला बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। उदाहरणदार फिनलैंड में कभी कभी पाले से संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। कुछ फसलों के लिए पाला क्या होता है, जब ठंडी के समय पर रुई टाइप की गिरती है ना, हल्की ठंड बरसती है, उसे पाला बोलते हैं। कभी कभी पाले से संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। हवा में मिले हुए पानी या भाप के अत्यंत सूक्ष्म कण जो ठंडक के कारण पृथ्वी पर सफेद तह के रूप में जम जाते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, पाला वही होता है। आगे देखते हैं कृषि के लिए वर्षा। कृषि के लिए वर्षा महत्वपूर्ण कारक है। वर्षा की कमी या अधिकता दोनों ही फसलों के लिए हानिकारक होती है। कृषि के लिए वर्षा महत्वपूर्ण कारक है, सभी को पता है। वर्षा की कमी या वर्षा की अधिकता दोनों ही फसलों के लिए हानिकारक होती है। अत्यधिक तथा निरंतर हिमपात होने से भी कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक तथा निरंतर हिमपात होने से भी कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सभी को पता होगा। आगे देखते हैं दक्षिणी फ्रांस पवनें भी अनेक प्रकार से कृषि को प्रभावित करती हैं। दक्षिणी फ्रांस में चलने वाली तीव्र ठंडी पवनें फसलों को नुकसान पहुंचाती है। कहाँ पर, दक्षिणी फ्रांस में चलने वाली तीव्र और ठंडी पवनें फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि दक्षिणी इटली में चलने वाली अत्यधिक उष्ण तथा शुष्क सिराको पवनें, कौन सी, सिराको पवनें फसलों के पकने में सहायक सिद्ध होती हैं। कहाँ पर, दक्षिणी इटली में चलने वाली अत्यधिक उष्ण तथा शुष्क सिराको पवनें फसलों के पकने से सहायक सिद्ध होती हैं। कौन सी पवनें, सिराको पवनें। और दक्षिणी फ्रांस में चलने वाली तीव्र ठंडी पवनें फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। आगे देखते हैं मृदा। अब देखते हैं मृदा पर ही समस्त कृषि आधारित है। ये सभी को पता होगा कि मृदा पर ही समस्त कृषि आधारित है। मृदा की उर्वरता पर ही कृषि की उत्पादकता निर्भर होती है। मृदा की उर्वरता पर ही कृषि की उत्पादकता निर्भर होती है। फसलों में बदलाव करके बोने से तथा खादों एवं उर्वरकों के प्रयोग द्वारा मृदा की उर्वरता को वैज्ञानिक ढंग से बनाए रखा जा सकता है। मृदा पर ही समस्त कृषि आधारित होती है। मिट्टी अगर अच्छी होती है तो कृषि भी अच्छी होती है। मृदा की उर्वरता पर भी कृषि की उत्पादकता निर्भर होती है। अब ये फसलों के बदलाव करके बोने तथा खादों एवं उर्वरकों के प्रयोग द्वारा ही, जैसे कि फसलों में बदलाव करके बोना उर्वरता को मेंटेन करने के लिए ये भी एक बहुत
ये भी एक बहुत अच्छा कारण है कि फसलों को बदल बदल के बोना। हम हमेशा एक ही फसल को बोते रहोगे तो उसकी उर्वरता खराब हो जाएगी और भूमि बंजर हो सकती है, इसलिए फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए। फसलों में बदलाव करके बोने से तथा खादों एवं उर्वरकों के प्रयोग द्वारा मृदा की उर्वरता को वैज्ञानिक ढंग से बनाए रखा जा सकता है। विविध प्रकार की मृदा देख लेते हैं, जैसे कि काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। इस प्रकार की बहुत सारी मृदा हमारे यहाँ पर पाई जाती है। विविध प्रकार की मृदा फसलों के लिए उपयोगी होती है। दोमट कुछ विशेष फसलों के लिए उपयोगी होती है, जबकि चीका अन्य फसलों के लिए उत्तम होती है। विविध प्रकार की मृदा फसलों के लिए उपयोगी होती है, जबकि चीका अन्य फसलों के लिए उत्तम होती है। रेतीली मृदा प्रायः अनुर्वर होती है, किंतु संतुलित उर्वरकों के प्रयोग से यह भी उत्पादक बन जाती है। विविध प्रकार की मृदा फसलों के लिए उपयोगी होती है। कई प्रकार अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ फसलों के लिए उपयोगी होती हैं। दोमट कुछ विशेष फसलों के लिए और रेतीली मृदा प्रायः अनुर्वर होती है, किंतु संतुलित उर्वरकों के प्रयोग से यह भी उत्पादक बन जाती है। मध्य प्रदेश में कृषि हम लोगों ने आज देखा कृषि किस चीज़ पर आधारित होती है। ये बेसिक सी चीज़ें हम लोगों ने आज इस वीडियो में देखी हैं। ओके फ्रेंड्स।